नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान और चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। वायुसेना ने जम्मू और पंजाब के उत्तरी इलाकों में व्यापक राहत और बचाव अभियान शुरू किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर में स्कूलों से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक को शीघ्र अपडेट करने को कहा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 11 वर्ष पूरे और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली प्रस्तुत करने को मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की ये 8वीं जापान यात्रा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये उनकी पहली शिखर बैठक होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा आपसी सहयोग शामिल है। वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी संबंधों को और मजबूती देगी। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। राजदूत जॉर्ज ने कहा कि ये उच्च स्तरीय बातचीत भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूती देगी। एक रिपोर्ट। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने कहा कि विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध द्विपक्षीय के साथ ही बहुपक्षीय भी है। Very few countries have a relationship we call it special, but we call it between India and Japan. It is a partnership. It is strategic and also it is global. It has both bilateral and plurilateral aspect in it. जापान में भारत के राजदूत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अमृतकाल की यात्रा के मध्य में है और ये यात्रा भारत को एक विकसित देश बनाने की है जिसमें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा होगा। उन्होंने कहा कि जापान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भारत के साथ काम कर रहा है। Japan has always been a partner for India in its manufacturing sector. It got transformed with the arrival of Japanese companies some 40 years back. This is an area where Japan is working with India to contribute to its becoming a manufacturing hub. भारत की अमृतकाल यात्रा में जापान एक प्रमुख और विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। टोक्यो से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। वे चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी उम्मीद है। भारत वर्ष 2017 से SCO का सदस्य है। प्रधानमंत्री ने कल शाम फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि फिनलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जारी प्रयासों पर भी विचार साझा किए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लगातार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई तेज बारिश से जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 582 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुल्लू जिला के बंजार और मनाली उपमंडल में विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए आज भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 310 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 38 अभी भी लापता हैं। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। वहीं पंजाब में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेना, वायुसेना, BSF और NDRF के साथ साथ पंजाब पुलिस तथा स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं।
ब्यास और सतलुज नदियां उफान पर हैं, जिससे तीनों बांधों रंजीत सागर, पौंग और भाखड़ा बांध के जलाशय लबालब भर गए हैं, जिस कारण बांधों को बचाने के लिए नियंत्रित मात्रा में पानी छोड़ना पड़ रहा है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों और एनडीआरएफ व बीएसएफ की नौकाओं ने मिलकर सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवानों और गुरदासपुर के एक स्कूल में कल फंसे 400 छात्रों और शिक्षकों सहित पठानकोट, फिरोजपुर और कुछ अन्य प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। कल शाम मुख्यमंत्री ने भी गुरदासपुर के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। इस बीच वायुसेना ने जम्मू क्षेत्र और उत्तरी पंजाब में बढ़ते जलस्तर और विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए व्यापक राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायुसेना ने पीड़ितों की सहायता के लिए हेलीकॉप्टर बेड़े, परिवहन विमान और वायुसेना के अन्य संसाधन तैनात किए हैं। तेलंगाना में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि कई कस्बे और शहर भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कामारेड्डी, मेढक और निर्मल जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उड़ीसा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में अगले 2 से 3 दिन मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 5 दिन तक मध्यम वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने देश भर के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है। प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इससे संबंधित शिविर आयोजित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि UIDAI और शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 17 करोड़ बच्चों के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म पर आधार में लंबित अपडेट को सुगम बनाने के लिए सहयोग किया है। यह प्लेटफॉर्म स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली है और स्कूली शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्र करती है। प्राधिकरण और स्कूली शिक्षा विभाग की संयुक्त पहल से बच्चों के बायोमेट्रिक को अपडेट करने में काफी सहायता मिलने की संभावना है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष हो गए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। 28 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों की दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव बताया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना है और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। ये योजना बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण, धन प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी कई वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्येक परिवार के लिए एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तथा बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच के लिए एक मंच प्रदान करती है। किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट में शून्य शेष राशि पर खाता खोला जा सकता है। प्रत्येक बैंक खाता बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। अनुपम मिश्र के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत का समुद्री क्षेत्र उल्लेखनीय गतिशीलता के साथ विस्तृत हो रहा है। कल नई दिल्ली में भारत समुद्री सप्ताह 2025 की शुरुआती पहल एम्बेसडर्स राउंड टेबल को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार न केवल देश के विकास के लिए बल्कि वैश्विक विकास और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए भी क्षमता निर्माण कर रही है। India, under the dynamic leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji, becoming one of the leading maritime nation, and in the near future, we are aiming to become top 5 shipbuilding nation by 2047, and that is the target. And also by enhancing our capacity in all the sector, particularly by modernizing the port facilities as per the global requirement. अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की बोली लगाने के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटियों के साथ मेजबान सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने पर गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता देने को भी मंजूरी दी गई। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के एथलीट भाग लेंगे। बैडमिंटन में भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु कल पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप के अंतिम 16 में पहुंच गए। मिक्स्ड डबल्स में भारत के ध्रुव कपिला और तनीषा क्रेस्टो ने आयरलैंड के जोशुआ मैगी और मोया रयान को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में आज HS प्रणॉय प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की करने के लिए मैदान में उतरेंगे और रोहन कपूर तथा ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके अलावा अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स में अमेरिका के जाचरी स्वेजडा को हराया। महिला सिंगल्स में जापान की नाओमी ओसाका ने बेल्जियम की ग्रीट मिनेन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। 10 दिन तक चलने वाले उस उत्सव का आज दूसरा दिन है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कल ढोल ताशों और गणपति बाप्पा मोरया के जयघोष के बीच गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। राज्य के लोगों ने पूरे श्रद्धा भाव से अपने घरों में और सार्वजनिक मंडलों में अपने प्रिय गणपति बाप्पा का स्वागत किया। राज्य सरकार ने इस वर्ष गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित किया है। गणेशोत्सव के दूसरे दिन आज कुछ घरों में भगवान गणेश का विसर्जन कर दिया जाएगा। मुंबई महानगर पालिका ने इसके लिए व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद सिद्धार्थ। भारत और अमेरिका के बीच बढ़े टैरिफ और उससे निपटने के लिए भारत की तैयारियों को लगभग सभी समाचार पत्रों ने विस्तार से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, 40 देशों में कपड़ा निर्यात बढ़ाएगा भारत, 590 अरब डॉलर के नए वस्त्र बाजार पर नजर। जनसत्ता ने सुर्खी दी है, भारत और अमेरिका के बीच खुले हुए हैं शुल्क पर बातचीत के रास्ते। दैनिक जागरण लिखता है, दोनों ओर से व्यापार समझौते पर मिल रहे हैं सकारात्मक संकेत। अमेरिकी वित्त मंत्री बोले, हम साथ आएंगे। टैरिफ से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रही सरकार। देशबंधु की खबर है। जम्मू कश्मीर में बारिश के कहर से होने वाली तबाही को भी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, लगातार बारिश से तबाही, वैष्णो देवी मार्ग पर मरने वालों की संख्या हुई 34। नवभारत टाइम्स लिखता है, जम्मू में बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, श्राइन बोर्ड ने दी सलाह, मौसम ठीक होने पर ही आने का बनाए प्लान। लोक सत्य के अनुसार जम्मू कश्मीर में बाढ़ के कारण 58 ट्रेनें रद्द, कई के मार्ग बदले। आज से तीनों सशस्त्र सेनाओं द्वारा ब्राइट स्टार अभ्यास की शुरुआत करने की खबर हरी भूमि में है। पत्र लिखता है, तीनों सेनाएं लाइव फायरिंग के जरिए अपनी परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी। धन्यवाद मनोज समाचार पत्रों की सुर्खियों के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान और चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। वायुसेना ने जम्मू और पंजाब के उत्तरी इलाकों में व्यापक राहत और बचाव अभियान शुरू किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर में स्कूलों से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक को शीघ्र अपडेट करने को कहा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 11 वर्ष पूरे और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली प्रस्तुत करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।